हाय बच्चों, कैसे हो। मेरा नाम है डॉक्टर उत्तम और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल उत्तम फिजिक्स बाय डॉक्टर उत्तम। एनएलएम के अंदर ही मैं फ्रिक्शन भी आपको पढ़ा रहा हूँ। फ्रिक्शन, ओके बच्चों। तो फ्रिक्शन भी एक फोर्स है और फ्रिक्शन के बारे में मैंने बताया जिसको घर्षण बोलते हैं। घर्षण, तो ये बचा घर्षण बल है, ठीक है। तो घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स जो है ये भी एनएलएम का ही एक पार्ट है, क्योंकि फ्रिक्शन के बारे में अगर जब आप जान जाएंगे तो आपको समझने में और आसानी होगी। एनएलएम के बारे में मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, अगर आपको याद हो तो कोई भी बॉडी किसी भी सरफेस पे जब रखी जाती है, क्योंकि रिएक्शन एक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया, कोई भी बॉडी किसी भी सरफेस पे जब रखी जाती है, ये ब्लॉक यहाँ पे रख दिए हो बेटा, तो ये सपोज दैट टेबल पे रखे हुए है, तो ये ब्लॉक जो है टेबल को mg से इसको टेबल पे mg फोर्स लगाएगा, तो टेबल भी जो है रिएक्शन के फॉर्म में ब्लॉक पे ये जो है इस पे कितना लगा रहा है, इस पे mg लगा रहा है सरफेस पे, टेबल पे। तो टेबल भी इस पे जो है एक ऐसे, जिसको R बोलते हैं, रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन, या कभी कभी इसको नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। तो किसी भी सरफेस पे R हमेशा mg के अपोजिट नहीं होता, क्योंकि अगर सरफेस हम ऐसे कर दें, ऐसे बेटा, ठीक है, ऐसे कर दें तो mg तो इसका नीचे की तरफ लगेगा, लेकिन R हमेशा किधर लगेगा, R हमेशा किधर लगेगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जिस सरफेस पे लगाए हैं उसके लंबवत, ये सरफेस है ना तो इसके सीध में, सरफेस ऐसे है तो इसके सीध में, जिस सतह पे रखा होगा उसके लंबवत लगेगा। और मैंने बताया है कि फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है। फ्रिक्शन फोर्स जो Fs मान लो लिखें, ये हमेशा म्यू R के बराबर होता है। कभी भी आप फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू mg मत याद करना। फ्रिक्शन फोर्स बहुत बच्चे याद कर लेते हैं, फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू mg, क्योंकि अगर सरफेस ऐसे फ्लैट है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो R बराबर mg होगा, लेकिन अगर सरफेस टेढ़ा है तो R mg के बराबर नहीं होगा। और यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स अगर म्यू mg लिख दिए यहाँ पे तो ये गलत हो जाएगा। इसीलिए फार्मूले में क्या है, ये है म्यू R हमेशा लिखा जाता है, आपको यही याद रखना है। फिर मैंने बताया था कि सरफेस फ्रिक्शन फोर्स कैसा है, एक तरह का सरफेस फोर्स है, जो सरफेस पे रखा हुआ है वो फोर्स लगाता है उस बॉडी पे, ठीक है। इसकी टेंडेंसी क्या होती है, फ्रिक्शन फोर्स रिलेटिव मोशन को, अब इसको इधर खिसकाओगे इधर, तो फ्रिक्शन फोर्स इस मास पे ये रिलेटिव मोशन को, आगे जाने वाले को पीछे लाने की कोशिश करता है, और जो पीछे है, जो पीछे जा रहा है, अब जैसे जो आगे जा रहा है तो वो जो अपने साथ में है उसको आगे ले जाना चाहेगा, और जो पीछे जा रहा है या रुका हुआ हो वो चाहेगा कि उसको रोके। अब सपोज दैट इसको F से अगर हम खींचते हैं, F से खींचते हैं, तो ये बॉडी तो उधर जाएगी, लेकिन टेबल रुका हुआ है, तो बॉडी टेबल पे एक फोर्स लगाएगी, जो जा रहा है तो इसको साथ ले जाना चाहेगा, तो इसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस पे लगेगा टेबल पे, और टेबल रुका हुआ है तो ये इसको रोकना चाहेगा, तो ये इस पर एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा देगा। कहाँ पे, यहाँ पे जहाँ घर्षण लगेगा, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। तो सरफेस के बीच में दोनों फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहे हैं। देखो इस बॉडी पे जो लग रहा है, बॉडी पे लग रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, सरफेस पे इधर लग रहा है, और ये जो टेबल है, टेबल पे किधर लग रहा है, बॉडी उधर जा रही है तो टेबल पे इधर लगाएगी, क्योंकि बॉडी उधर जा रही है F से, ठीक है। तो टेबल पे, क्योंकि वो उसको उधर ले जाना चाहेगा, और ये किधर लगाएगा, बॉडी को इधर लगाएगा, तो ये सेम रहेगा। दो सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स रहेगा बच्चों, घर्षण जो बल लगेगा दो सरफेस के बीच में, आप कोई सामान घसीटते हो मान लो, तो घसीटते हो तो एक फोर्स जो है आपके जो घसीट रहे हो उस पर फ्रिक्शन लग रहा है, और दूसरा फ्रिक्शन जो है ज़मीन पे। तो ज़मीन पे कौन लगाएगा, मान लीजिए हम बड़ा सा कोई लकड़ी का तख्त है या कुछ है, मैं उसको घसीट रहा हूँ, तो लकड़ी का जो तख्त है वो आगे आ रहा है, तो ज़मीन को भी वो आगे की तरफ खींचना चाहेगा, तो ज़मीन पे एक फोर्स लगाएगा, जो उन दोनों के बीच का जो फ्रिक्शन फोर्स होगा जिसको हम निकालेंगे, वो ज़मीन को आगे लाना चाहेगा। ये इधर जा रहा है, इसको ये जा रहा है तो इसको भी उधर ले जाना चाहेगा, इस पर लगा देगा। और ये रुका हुआ है, इसको, ये उधर जा रहा है तो ये रुका हुआ है, इसको उधर जाने नहीं देगा, इसको रोकना चाहेगा, तो रोकने के लिए इस पर। तो ये दोनों जो फोर्स लग रहे हैं ये भी एक तरह से एक्शन रिएक्शन की तरह हैं। तो दो सरफेस के बीच में जो फोर्स लगे फ्रिक्शन वाले, ये एक्शन रिएक्शन की तरह हैं। क्यों, क्योंकि देखो एक तो अपोजिट है, ये इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है, ठीक। दूसरा क्या है कि बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, जितना उस पर लगेगा उतना ही इस पर लगेगा। अपोजिट है, बराबर हैं, और अलग अलग बॉडी पे लग रहे हैं,
ठीक है। तो ये भी एक तरह से एक्शन रिएक्शन फोर्स ही है। तो कोई भी दो सरफेस है तो उसके बीच जो फोर्स घर्षण बल फ्रिक्शन फोर्स लगता है वो कितना लगता है, म्यू आर होता है, और उसका नेचर क्या होता है, वो अपोज करता है। ये उधर जा रहा है तो ये उसको रोकना चाहेगा, इधर लगाएगा, ये रुका हुआ है, ये इधर जा रहा है तो इसको उधर ले जाना चाहेगा, ठीक है। जो जिस कंडीशन में है वो अपने साथी को भी चाहेगा उसको भी वैसा ही करे। अब ये जा रहा है तो टेबल को चाहेगा कि ये भी मेरे साथ चले, तो टेबल पे ऐसे फोर्स लगा दिया, और टेबल रुका हुआ है और वो जा रहा है तो टेबल चाहेगा कि उसको रोक ले। मतलब कोई किसी से कम नहीं है, ठीक है, कोई किसी से कम नहीं है। ये इनको आगे ले जाना चाह रहे हैं तो वो उनको पीछे लाना चाह रहे हैं, तो इक्वल और अपोजिट फोर्स लगा देंगे ये दोनों एक दूसरे पर। ओके बच्चों, इतना समझ में आया। फिर तो फ्रिक्शन फोर्स कौन लगाता है, सरफेस लगाता है। कौन लगाता है, सरफेस। जिस सरफेस पे कोई बॉडी रखी हुई है तो वो फ्रिक्शन फोर्स लगाता है, ठीक है। अब जैसे ये है, ये ज़मीन पे आप रख दिए हो, ठीक है, ज़मीन पे रख दिए हो बेटा, तो क्या होगा, ज़मीन पे रख दिए हो क्या होगा। अब ये इसका मास मान लो m है, मास m है, तो ये ज़मीन पे एक फोर्स लगाएगा ना। ज़मीन पे क्या लगाएगा फोर्स, ज़मीन पे mg से दबाएगा, ये mg से ज़मीन पर दबाएगा, मतलब इसको mg फोर्स से दबाएगा, ठीक। ये क्या करेगा, ज़मीन क्या करेगी, जो सरफेस है वो भी इसको एक परपेंडिकुलरली एक फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, r, या इसको नॉर्मल भी बोलते हैं, n, ठीक है। रिएक्शन बोलो या r बोलो। अब दोनों के बीच का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू होता है, तो फ्रिक्शन कैसा फोर्स है, सरफेस फोर्स है, सरफेस फोर्स, ठीक है। कोई सरफेस जो है फोर्स लगाती है जो किसी बॉडी पे, वो सरफेस। तो अब यहाँ पे देखो सरफेस अगर इसकी टेंडेंसी सपोज दैट ये आगे जाने की टेंडेंसी होती, मतलब कोई खींचने का कोशिश करता आगे, तो फ्रिक्शन फोर्स इस पर किधर लगता, पीछे लगता। फ्रिक्शन फोर्स किधर लगता, पीछे लगता, ठीक है। तो दोनों, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर आ गया, Fs इधर लगता। तो सरफेस ने उस बॉडी पर कितने फोर्स लगाए, दो फोर्स लगाए, एक R और एक Fs, ठीक है। Fs क्या है बेटा, Fs मैंने बताया, Fs बराबर क्या होना चाहिए, Fs जो है म्यू R के बराबर होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे अब देखें तो इस बॉडी पे सरफेस द्वारा कितने फोर्स लग रहे हैं, दो फोर्स लग रहे हैं, एक ये और एक ये। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वेक्टर, एक ये है एक वेक्टर ये है, तो दोनों का रिजल्टेंट अगर निकालोगे तो इस वेक्टर को उठा के इसके हेड टू टेल कर दो, और यहाँ से हेड, लास्ट के हेड से हेड को में, तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स है ये नेट सरफेस फोर्स हो गया, नेट सरफेस फोर्स। तो किसी बॉडी पे सरफेस द्वारा जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा वो ये लगेगा, वो किसके बराबर होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। यहाँ पे R क्योंकि mg के बराबर है, R जो है mg के बराबर हो गया, बॉडी पे बैलेंसिंग फोर्स ऊपर R नीचे mg, ठीक है। तो R mg के बराबर है, तो यहाँ पे ये mg हो गया और ये म्यू आर बोले तो म्यू mg, तो ये mg और ये म्यू mg। अगर दोनों को डिवाइड करते ये डिवाइडेड बाई ये, ठीक है बेटा, ये थीटा एंगल हुआ तो tan थीटा होगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू म्यू mg, या fs बाई r, ये लिखोगे। fs कितना है, म्यू mg बाई r की वैल्यू mg से mg कट जाएगा, ये म्यू आ जाएगा। तो ये जो एंगल है, रिजल्टेंट फोर्स रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाता है, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। ये बस जानने के लिए आप समझ लो, एंगल ऑफ रिपोज है, और ये कितना होता है, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। तो ये म्यू की वैल्यू क्या होती है, म्यू क्या है, म्यू अब यहाँ पे आप जान जाइए, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसका कोएफिशिएंट बोलते हैं, ये एक मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू है। एंगल ऑफ रिपोज का क्या है कि अगर इतने एंगल पे, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स इतना है, तो कोई भी चीज़, मतलब मान लो कोई इंक्लाइंड प्लेन है ऐसे, इसको अगर ये tan थीटा, ये थीटा अगर म्यू के इतने एंगल पे रख दें कोई बॉडी को, मान लो इसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है, म्यू, ठीक है। तो अगर म्यू बराबर tan थीटा है, म्यू बराबर tan थीटा, एंगल ऑफ रिपोज के बराबर ये थीटा हो जाए, तो ये जो है इस पर अपने आप खिसकना चालू कर देगी, ठीक है। ये एंगल ऑफ रिपोज है।
अब म्यू के बारे में आपको बता दूं म्यू है क्या एग्जैक्टली। ठीक है, तो एक फार्मूला आपको ये याद रहना चाहिए, म्यू बराबर tan थीटा, जिसे एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। और म्यू क्या है? फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है। ठीक है, गुणांक है किसी भी सरफेस। म्यू क्या है? म्यू जो है कोई दो सरफेस के बीच का फ्रिक्शन ऑफ कोएफिशिएंट है, घर्षण गुणांक। ठीक है, तो अब आप खुद से समझ लो कि म्यू का इंपॉर्टेंट क्या है। अब आप मान लीजिए कोई बॉक्स है, लकड़ी का बॉक्स है, मान लीजिए आप उठा के नहीं ले जा पा रहे हैं तो उसको घसीट के ले जा रहे हैं। ठीक है, एक तो है कि एकदम फर्श टाइल्स लगे हुए हैं उस पर घसीट के ले जाओ तो उस पर बहुत आराम से घसीट के ले जा सकते हो, लेकिन एक उबड़ खाबड़ रोड है वहाँ पे घसीट के ले जाओगे तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा आपको। तो म्यू जो है, म्यू क्या होता है? इसकी रफ सरफेस, एक होता है स्मूथ सरफेस, दो तरह के होते हैं, स्मूथ स्मूथ का मतलब नो फ्रिक्शन, नो फ्रिक्शन। ठीक है, नो फ्रिक्शन का मतलब म्यू बराबर क्या होगा? 0 होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स जो Fs होता है वो म्यू आर के बराबर होगा। अगर ये 0 है तो 0 ही हो जाएगा, वहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। एक सरफेस होता है रफ, यहाँ पे म्यू की वैल्यू कुछ रहेगी, म्यू की वैल्यू रहेगी तो म्यू जो है वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स रहेगा, Fs जो है म्यू आर होगा। ठीक है, अब एक चीज़ और जान जाओ बेटा कि म्यू की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है। म्यू की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है। मतलब ये है बेटा कि किसी पर फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन फोर्स उसके रिएक्शन फोर्स से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे ये है R, मान लो R किसी का 10 है। ठीक है, तो अगर म्यू की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती, मान लो 2 होता, तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाता? म्यू आर 10 गुणे 2, ठीक है, कितना हो जाता? 20। यानी रिएक्शन फोर्स, सरफेस जो रिएक्शन फोर्स लगा रहा है उससे ज़्यादा फ्रिक्शन क्या है? म्यू की वैल्यू, एक चीज़ याद रखो हमेशा, फ्रिक्शन क्या है? रिक्वायर्ड फोर्स है। ये कैसा फोर्स है? ज़रूरतमंद फोर्स है। मतलब ये उतना ही लगता है जब इसकी जितनी ज़रूरत पड़ती है, समझ गए? तो जब ज़रूरत पड़ती है तभी लगता है और उतना ही लगता है जितना की ज़रूरत है, और एक लिमिट तक ही लग सकता है, उससे ज़्यादा नहीं लग सकता। तो अब म्यू दो तरह के होते हैं, एक होता है म्यू एस और एक होता है म्यू के। ठीक है, म्यू एस क्या है? स्टैटिक कोएफिशिएंट। ठीक है, स्टैटिक कोएफिशिएंट का मतलब क्या है बेटा? स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, और ये क्या है? काइनेटिक। ठीक, अब मान लो एक बॉडी है, ये रुकी हुई है, सरफेस पे ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, इसको अगर कोई खींचना चाहेगा, खींचने की कोशिश करेगा, तो इस पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो म्यू एस, ये स्टैटिक है, स्टैटिक, तो म्यू एस हो जाएगा। तो इस पर जो फोर्स फ्रिक्शन लगेगा उसको एफ एस मान लो बोल दिए, तो म्यू एस इंटू आर, ये आर ऐसे है तो यहाँ पे म्यू एस आर कर दोगे। अब कोई चीज़ चल रही है, ऐसे मान लो एक बॉडी है, ये इधर से भी वेलोसिटी से चल रही है, तब भी तो इनके बीच एक फ्रिक्शन लग रहा होगा, उसको काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, एफ के। तो काइनेटिक फ्रिक्शन है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन निकालने के लिए क्या है कि म्यू के चाहिए, म्यू के इंटू आर। मतलब चलते टाइम में जो चीज़ चल रही है उस टाइम पे जो फ्रिक्शन होगा, जाहिर सी बात है कोई चीज़ आप पहली बार, जैसे कोई बॉक्स रखा हुआ है उसको आप खींचना चाहोगे तो बहुत मेहनत लगेगा, लेकिन कोई एक बार चल चुकी है फिर आपको खींचते हुए ले जाना है तो कम मेहनत लगाना पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ? म्यू एस जो है म्यू के से ज़्यादा होती है, म्यू के हमेशा म्यू एस से कम होता है। ठीक है, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है। अभी मैंने बोला कि फ्रिक्शन एक ज़रूरतमंद फोर्स है, मतलब अब आप कोई बॉडी रखी हुई है तो उस पर कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ये आपको निकालना हुआ तो कैसे निकालोगे? अब सवाल ये है, क्योंकि इतनी बेसिक चीज़ें आप जब जान गए तो फिर कोई चीज़, कोई बॉडी किसी सरफेस पे रखा है तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा और कितना लग सकता है, दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, कितना लगेगा और कितना लग सकता है। ठीक है, अच्छा फ्रिक्शन ज़रूरी क्यों है? अगर इस दुनिया में हर चीज़ स्मूथ होती तो क्या होता? हर सरफेस अगर स्मूथ होता तो हम चल पाते? मान लो ज़मीन में कोई फ्रिक्शन नहीं होता, स्मूथ होता, स्मूथ बोले तो फ्रिक्शन लेस,
तो इस पर हम चल पाते। जब हम चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं तो पैर को पीछे धकेलते हैं। पैर को हम जब अपना पैर उठाते हैं, ऐसे पीछे वाला पैर ऐसे उठाते हैं, तो पैर से हम पीछे की तरफ अर्थ को धकेलते हैं। ओके, तो अगर अर्थ स्मूथ होती तो हमारा पैर फिसल जाता, हम आगे की तरफ न जा पाते। तो हमारे चलने में भी फ्रिक्शन का रोल है। यानी पृथ्वी जो है, अर्थ जो है, उसकी फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वो पीछे जितना हम उसको धकेलते हैं तो उतना ही वो फ्रिक्शन फोर्स आगे लगाती है, जिसकी वजह से हम आगे जाते हैं। ठीक है, ढेर सारे चीज़ हैं इस दुनिया में फ्रिक्शन की वजह से पॉसिबल है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे जितने भी ग्राइंडर हैं वो सब हैं। तो कोई चीज़ आपको उसमें पीसना है, ये जो आटा पीसने वाली जो मशीन है, अगर दोनों सरफेस, जो आटा पीसने वाली मशीन है, जो दोनों सरफेस हैं उनके बीच अनाज जाता है, उसको पीस देता है। अगर उनके बीच स्मूथ सरफेस हो, कोई फ्रिक्शन ना हो, तो कभी पीस सकते हैं? कभी नहीं पीस सकते। तो फ्रिक्शन के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी है। नुकसान क्या है? अब जितने बॉल बेयरिंग वाले या जितने वो सब होते हैं, उसमें क्या है कि जैसे चेन होता है, साइकिल आपने देखा हो, साइकिल की चेन लगी होती है तो वो चलती है, लेकिन उसमें अच्छा इसके लिए भी फ्रिक्शन ज़रूरी है। अगर फ्रिक्शन ना होता तो वो आगे, जैसे पैडल आप मारते हैं तो पीछे अगर फ्रिक्शन ना होता तो चेन खाली घूमता, आपका पहिया ना घूमता, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से पहिया को भी घुमाता है। फ्रिक्शन की वजह से क्या होती है? एनर्जी बहुत लॉस होती है। एनर्जी लॉस होती है क्योंकि जो भी आप काम करोगे, अब जाहिर सी बात है कोई चीज़ घसीट के ले आओगे तो उसमें आपका बल बहुत लगाना पड़ेगा, वर्क बहुत करना पड़ेगा, जिससे कि आप जल्दी थक जाओगे। अगर वहाँ पर फ्रिक्शन कम कर दिया जाए या उसको अलग तरीके से फ्रिक्शन कम कर दिया जाए, जैसे उसमें पहिया लगा दिया जाए, तो फ्रिक्शन क्या है? अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स एक ये भी है कि आप ये कहेंगे, अगर इतना बड़ा बॉडी है, इतना बड़ा बॉडी है, ठीक है, इसको मान लो आप खींच रहे हो बल लगा के, और कोई एक बोले कि मास सेम है, मास सेम है, ठीक है। अब कोई बोले कि यही मास है, ठीक, मास सेम है बेटा, खाली जो है ये भी मास इतना है, इस पे बल लगाएं तो फ्रिक्शन फोर्स, अब किस पे फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा? फ्रिक्शन फोर्स। अब ये सरफेस को टच कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स इधर जो लगेगा, ये सरफेस इस पे इधर लगाएगा Fs, इधर भी लगाएगा Fs, तो कौन सा फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होगा? ये वाला कि ये वाला, 2 वाला? अब देखने पे लग रहा है कि ये 2 वाला जो है, ऐसा लग रहा है कि आंसर आप सीधा बताओगे F2 जो होगा 2 वाला, ये कम होगा Fs से। ये फ्रिक्शन इस पर कम लगेगा क्योंकि कम ही टच में है, और ये ज़्यादा टच में है तो ज़्यादा लगेगा। ओके बेटा, लेकिन ऐसा नहीं है। फ्रिक्शन फोर्स क्या है? यहाँ पे दोनों बराबर लगेगा, F1 बराबर F2। क्यों? क्योंकि एक चीज़ आप याद रख लो कि फ्रिक्शन फोर्स जो होता है, फ्रिक्शन फोर्स नॉट डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया, ठीक है, ये सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता। अब कितना, इतना टच कर रहा है कि इतना टच कर रहा है, उस पर डिपेंड नहीं करता। ये कई बार कन्फ्यूजन आपको लगेगा, जब थोड़ा ही ज़मीन को टच किया है तो फ्रिक्शन फोर्स कम लगेगा, और यहाँ पे कहेंगे ज़्यादा टच कर रहा है तो ज़्यादा लगेगा अगर मास सेम है तो, लेकिन नहीं है। अगर सेम वजन की कोई चीज़, एक थोड़ा टच कर रहा है, एक ज़्यादा टच कर रहा है, तो अगर सीधे उसको घसीट के ले जाना हो तो उतना ही बल लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे। मैंने क्या बोला? ये ज़रूरतमंद फोर्स है। ज़रूरतमंद मतलब जितना ज़रूरत पड़े। अब कैसे बता रहा हूँ। इसमें ज़रूरतमंद के लिए, इसीलिए इसको बोलते हैं, एक मैं नई बात लिख रहा हूँ, वो क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स क्या है? अब मान लो ये बॉडी यहाँ पे रखी है, ठीक है, इनके बीच अब मान लो म्यू, अगर कहीं पे, मैंने क्या बताया था, काइनेटिक म्यू 2 टाइप होते हैं, एक स्टैटिक फ्रिक्शन, एक काइनेटिक फ्रिक्शन। जहाँ खाली म्यू दिया है, जहाँ खाली म्यू दिया है तो इसका मतलब काइनेटिक और स्टैटिक दोनों म्यू ही हैं, वहाँ पे अलग अलग नहीं। जहाँ म्यू एस और म्यू के अलग अलग दिया है, तो जब मूवमेंट होने लगेगा उस टाइम पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उसको वहाँ म्यू के लगाएंगे, और मूवमेंट अगर नहीं हो रहा है तो वहाँ पे म्यू एस लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा?
म्यू अगर म्यू एस म्यू के अलग अलग नहीं दिया है तो म्यू दिया है, तो इसका मतलब म्यू एस या म्यू के जो भी होगा उसका वो म्यू ही होगा। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। अब मान लो इसका मास m है ऐसे, ठीक है m है, ओके, ये m है। तो अभी क्या है रिएक्शन फोर्स अब सीधे सीधे रखा है, तो ये सरफेस को इसको क्या फोर्स लगाएगा, इस पर mg अपने भार के बराबर लगाएगा, ये सरफेस इस पर लगाएगा कितना लगाएगा, r लगाएगा, ठीक है। तो ये इस पर तो ये लगाया और इसका अपना भार है जो ड्यू टू ग्रेविटी, तो अपना तो है ही इसका mg, इसका वेट। लेकिन अगर कोई पूछे सरफेस पे ये कितना फोर्स लगाएगा इस ज़मीन पे, तो ज़मीन पे भी कितना लगाएगा, यही mg, जितना इसका भार है उतना ही तो इसको लगाएगा बेटा। और जब ये mg से लगेगा इस पे, ये भी एक फोर्स इस पे लगाएगा ऊपर की तरफ r, तो ये अर्थ कितना लगाएगी, जितना उसका, जितने से ये इसको लगाया है उतना, इसीलिए r बराबर क्या हो जाएगा, mg, r बराबर क्या हो जाएगा, mg। तो जितना इसने इस पर लगाया उतना ही इसने इस पर लगाया उल्टे डायरेक्शन में, तो r बराबर mg हो गया। अब कोई ये बोले, अभी फ्रिक्शन फोर्स दोनों का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है, अब ऐसे कोई रखा हुआ है, कोई पूछे कि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, Fs कितना होगा, अभी ऐसे रख दिए हो आप, अपनी बुक अपने टेबल पे रख दिए हो, m मास है बुक का, अपने टेबल पे रख दिए हो, टेबल और उसके बीच फ्रिक्शन कोएफिशिएंट मान लो म्यू है, तो कोई पूछे कि फ्रिक्शन फोर्स क्या है, तो क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि अभी रखा हुआ है। तो इसका मतलब फ्रिक्शन एट रेस्ट क्या है, जहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, यहाँ पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, जस्ट ऐसे रखा हुआ है, तो खाली इतने ही फोर्स है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स क्या हो गया, 0, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो m बराबर मैं ऐसे कर दूँ, मास इसका मान लो 2 kg है और g की वैल्यू मान लो हम 10 कर दें, 10, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 × 10 कितना हो गया बेटा, 20, और यहाँ म्यू की वैल्यू मान लो 0.5 है, ठीक है। अब देखो ये हो गया। अब ऐसे कोई अभी इस पर कोई बल नहीं लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है, इतना होता तो कोई आपसे पूछता कि इस पर फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, तो आप लिख देते म्यू आर लिख देते, मतलब 0.5 गुणे r बराबर mg, मतलब 2 × 10 कितना हो जाता, 2 × 10 कितना हो जाता बेटा, 10 लिख देते आप, ठीक है। 10 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, आप बता देते किधर लगेगा, इधर। अरे क्यों लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, यहाँ कोई फोर्स लग रहा है, कोई उसको खींचने की कोशिश कर रहा है, नहीं कर रहा है, कोई खींचने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो कोई भी फ्रिक्शन फोर्स यहाँ नहीं लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स तो Fs क्या हो जाएगा, Fs 0 हो जाएगा, कब, व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं लग रहा है तो उस समय क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब देखो ज़रूरतमंद जो बोल रहा हूँ, जब ज़रूरत नहीं है फ्रिक्शन की, जब इसको कोई खींच नहीं रहा है, वो खाली रखा हुआ है, आपके घर में जितने सामान हैं, आपके टेबल पे, आपके घर में आपका बेड, आपका A to Z जितनी भी चीज़ें रखी हैं, तो वहाँ पे कोई फ्रिक्शन लग रहा है क्या, वहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन की ज़रूरत है, ज़रूरत ही नहीं है फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन की ज़रूरत कब होता है, जब वहाँ पे मोशन की टेंडेंसी होती है, या तो ज़मीन खिसक रही होती है या तो वो सामान खिसक रहा होता, दोनों में से कोई खिसकना चाहेगा, कोई निकलना चाहेगा, कटना चाहेगा, तब फ्रिक्शन लगेगा। तो अभी कोई चीज़ खिसक नहीं रही, फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, 0। अब कोई मान लो बोल दे कि इस पर 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, इधर 2 न्यूटन से खींचोगे, अब फोर्स इस पर, अब तो जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ इसके बीच फ्रिक्शन ना होता तो ये खिसकना चालू कर देगा, लेकिन फ्रिक्शन इसके बीच है तो इसको खिसकने नहीं देगा। अब कोई इसमें पूछे कि इसको फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, इतना तो पता है फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा इधर लगेगा, लेकिन कितना लगेगा, अब कितना लगेगा बता सकते हो क्या, तो आप क्या बताओगे, Fs जो फ्रिक्शन फोर्स होगा म्यू आर मतलब 0.5 × 2 × 10 बराबर 10 आ गया, ये लगेगा, जबकि ये सही नहीं है। क्यों भैया, इसको खींच रहे हो 2 न्यूटन से, और 10 न्यूटन फोर्स तुम पीछे कैसे लगा दोगे, अगर उधर 2 लग रहा है, इधर 10 लग रहा है, तब तो 8 इधर ज़्यादा हुआ, तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से इधर भागना शुरू कर देगा। कोई चीज़ फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, फ्रिक्शन फोर्स लेकर किसी चीज़ को जाता है क्या, मैंने हमेशा पहले ही बोला फ्रिक्शन फोर्स कैसा फोर्स है, ज़रूरतमंद, ये बात आप याद रख लो हमेशा के लिए, ज़रूरतमंद है। तो 2 न्यूटन से वो जाना चाहेगा, और ये मैक्सिमम कितना लगा सकता है, 10 न्यूटन, म्यू आर का मतलब Fs जो है ये म्यू आर है,
ये 10 न्यूटन, तो इसमें अभी 2 न्यूटन से कोई खींच रहा है, फ्रिक्शन कितना 2 न्यूटन ये लगा देगा, 2 न्यूटन लगा देगा तो उसको रोके रहेगा। तो अब एक्सटर्नल फोर्स 2 न्यूटन अगर लगा तब फ्रिक्शन फोर्स कितना लग जाएगा 2 न्यूटन, 2 ही न्यूटन लगेगा उसको रोकने के लिए। अब कोई बोले 5 न्यूटन लग गया तो ये भी भाई साहब 5 न्यूटन लगा देंगे, समझ गए। अब कोई बोले 8 न्यूटन लग गया तो ये भी 8 न्यूटन लगा देगा, 8 न्यूटन उल्टे डायरेक्शन में रोके रहेगा। कोई बोल दे ये 12 न्यूटन लग गया, 12 न्यूटन लग गया फोर्स, कितना लग गया 12 न्यूटन फोर्स, तो ये कितना लगाएगा बेटा 12 न्यूटन लगा देगा क्या? अब फ्रिक्शन फोर्स 12 न्यूटन लग पाएगा नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स क्या है म्यू आर, मैंने आपको बताया फ्रिक्शन फोर्स जो है एफ एज इक्वल टू म्यू आर, और म्यू आर की वैल्यू जो रखे हो आर जो एम जी के बराबर था 2×10 और म्यू 0.5 है, तो ये मैक्सिमम कितना आया था 10 आया था। तो ये जो है इसे बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब एफ एस बराबर जो म्यू आर आ रहा है बेटा ना, ये जो निकालते हैं फार्मूले में, ये एक तरह से लिमिटिंग फ्रिक्शन है। ये कौन सा फ्रिक्शन है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग का मतलब क्या है? इनकी इतनी ही औकात है, इनकी लिमिट कितना है? म्यू आर मतलब 10 न्यूटन तक। ये जो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगा के रोकना चाहेगा ना, वो 10 न्यूटन तक लगा पाएगा। तो 10 न्यूटन से कम अगर फोर्स है तो ये फ्रिक्शन उतना लगाएगा जितना ज़रूरत है। 2 न्यूटन था 2 न्यूटन लगा दिया, 5 न्यूटन था 5 न्यूटन, 8 न्यूटन था 8 न्यूटन लगा दिया। लेकिन अगर 10 न्यूटन से ज़्यादा जैसे ही फोर्स लगा दिए, अब ये इसको रोक नहीं पाएगा और ये जाना शुरू कर देगा। क्या कर देगा? जाना शुरू कर देगा, उधर जाने लगेगा, क्योंकि अब रोक नहीं है। बहुत फोर्स लगा के खींचोगे किसी चीज़ को तब तो वो जाने लगेगा, और कम फोर्स लगाओगे तो उतना फ्रिक्शन है उधर, वो उसको रोकेगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन से अगर नीचे फोर्स है, अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं, आप समझ लो। ये समझ जाओगे तो आपका फ्रिक्शन से रिलेटेड कभी कोई गलती नहीं होगा। ये F बराबर जो म्यू आर लिखे हो, ये क्या है? ये लिमिटिंग है, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। समझ गए बेटा? ये लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। लिमिटिंग बोले या इसको बोल सकते हो मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोले या मैक्सिमम फ्रिक्शन बोले, मतलब इससे ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं लग सकता। कोई भी बॉडी है कहीं रखी हुई है, उस पर फ्रिक्शन फोर्स जो होगा इससे ज़्यादा नहीं लग सकता। ओके, ये लिमिटिंग है या मैक्सिमम फोर्स है। तो इससे ज़्यादा अगर कोई फोर्स लगा दिया किसी बॉडी पे तो क्या कर देगी? वो चलना शुरू कर देगी। ये F अगर ऐसे लगा दिए बेटा तो ये चलना शुरू कर देगी, और एक बार चलने लगेगी तो उस टाइम पे जो फ्रिक्शन होगा वो क्या होगा? अगर म्यू के दिया है तो म्यू के आर लिखोगे, म्यू के नहीं दिया है तो म्यू आर ही रहेगा, क्योंकि अगर म्यू के म्यू एस अलग अलग नहीं दिया है तो म्यू आर ही रहेगा। तो उसके बीच जो फ्रिक्शन होगा इस तरह का होगा। तो ये है कि एक बार जब मोशन में आ जाएगा तो उसमें जो फ्रिक्शन फोर्स उस टाइम पे लगेगा वो क्या? लिमिटिंग फ्रिक्शन ये है, ठीक है। और जब चलने लगेगा तो क्या हो जाएगा? म्यू के आर। तो म्यू के जो स्टैटिक वाला म्यू एस से कम होता है, हम पहले ही बताए थे, तो ये फ्रिक्शन भी मोशन में आ गया तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है बेटा। और अब लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में और मैं बता दिया कि जितना लगाओगे खींचना शुरू करोगे उतना। अब इसका मान लो ये 10 kg का है, 10 kg का मास है, जी की वैल्यू 10 है, ठीक है। अब इस पर कोई सवाल पूछ दिया, म्यू मान लो यहाँ पे 0.4 है, ठीक। क्वेश्चन है बताओ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा यहाँ पे? लिमिटिंग फ्रिक्शन बताओ, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा? क्या होगा बेटा? लिमिटिंग फ्रिक्शन पूछिए या कोई पूछे मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? मैक्सिमम। तो क्या हो गया? एफ एस बराबर म्यू आर। आर यहाँ एम जी के बराबर हो गया, आर नीचे एम जी, तो यहाँ पे लिख दो म्यू मतलब 0.4 इंटू एम का मतलब 10×10 बराबर क्या हो गया बेटा? 40। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन बोले या मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना लग सकता है? 40। अब इसी में मैं सवाल पूछ रहा हूँ, यहाँ बोल दिया कि 20 न्यूटन फोर्स लगा दिए, अब फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? क्योंकि ये 40 से कम है तो फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो क्या होगा? जितना ज़रूरत है
अगर लिमिटिंग से मैक्सिमम वैल्यू से कम है तो जितना ज़रूरत है उतना ही लगाएगा उसको रोकने के लिए। ये 30 लगा दिया तो ये भी 30 लगाएगा, 32 लगा दिया ये भी 32 लगाएगा, उससे ज़्यादा नहीं लगा। ये 45 लगा दिया तब ये रुकेगा नहीं, रुकेगा, लिमिट के बाहर हो गया ये चलना शुरू कर देगा, और चलना शुरू कर देगा तो इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन लग जाएगा। काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होगा, वो 40 से तो कम ही होगा, 40 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज़ है बहुत बारीकी से आपको समझना है, बहुत बारीकी से। अब मान लो ये यहाँ पे 40 न्यूटन ही लगा दिया, कितना लगा दिया 40 न्यूटन, ये फोर्स कितना लग गया 40 न्यूटन, और इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कितना है 40, Fs कितना है 40 न्यूटन। अब क्या होगा ऐसे कंडीशन में, क्या होगा ऐसे कंडीशन में? दो चीज़ें होती हैं ऐसे कंडीशन में, दो चीज़ें, दो तरह से सवाल पूछेगा। अब आप समझ लो बेटा, उधर भी 40 है इधर भी 40 है, तो क्या क्या कंडीशन हो सकता है? देखो ये 40 मतलब इसके लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर फ्रिक्शन लगा दिए, ये अब इतना फ्रिक्शन हो गया कि 40.01 भी जरा सा भी फोर्स अगर बढ़ा तो ये जाना शुरू कर देगा, क्योंकि ये 40 से ज़्यादा नहीं लगाएगा। ये 40.001 भी अगर हुआ तो जाना शुरू कर देगा, मतलब ये स्लाइड करना शुरू कर देगा, इस पे ये जाने लगेगा। ठीक है, यानी कि जो भी लिमिटिंग फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर अगर कोई फोर्स लगा दोगे, बराबर बोले या बराबर से ज़्यादा, बराबर का मतलब 40 लगा दिए तो 40 भी ये जाना, 40 से थोड़ा भी ये ज़्यादा हुआ, 0.0001 भी हुआ तो भी ये जाने लगेगा, क्योंकि ये 40 से एक पॉइंट भी आगे नहीं बढ़ सकता लिमिटिंग, तो ये जाने लगेगा। तो इस पर दो तरह से सवाल पूछ सकता है। एक तो ये पूछ सकता है कि कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाए कि दोनों के बीच स्लाइड करने लगे, ये बॉडी इस पर खिसकने लगे, तो लिमिटिंग एक्सटर्नल फोर्स कितना हो। ठीक है, तो पहले जो है आप लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसका म्यू दिया रहेगा, mg दिया रहेगा, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लोगे। तो 40 अगर इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन है तो 40 का एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तब ये खिसकना शुरू कर देगा। ठीक है, तब ये क्या होगा खिसकना शुरू कर देगा। 40 का मतलब एकदम 40 पे तो नहीं खिसकेगा, लेकिन एकदम 40 के जरा भी आगे गया तो जनरली अब वो जरा वाला वो नहीं होता, उसमें सीधे सीधे पूछ देता है कितना फोर्स लगाएं, मिनिमम कितना लगाएं, तो मिनिमम 40 लगाओगे तो ये जो है खिसकना शुरू कर देगा। तो दोनों के बीच स्लाइडिंग या रिलेटिव मोशन होने के लिए क्या है एक्सटर्नल फोर्स, मोशन होने के लिए क्या है रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन मतलब अब ऐसा था नहीं कि दोनों खिसक रहे हैं, एक या तो उधर जाएगा या तो इधर जाएगा, एक रुका रहेगा। रिलेटिव मोशन होने के लिए दो सरफेस के बीच क्या होना चाहिए कंडीशन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, एक्सटर्नल फोर्स जो है एक्सटर्नल फोर्स जो बाहरी बल लगा रहे हो, एक्सटर्नल फोर्स वो या तो ज़्यादा हो या बराबर हो किसके, लिमिटिंग फ्रिक्शन के, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है बेटा, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स मान लो कैपिटल F से हम दिखाएं, ये बराबर या ज़्यादा हो लिमिटिंग फ्रिक्शन L लिख दें हम, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन से बराबर या ज़्यादा होगा तो ये मोशन होने लगेगा। ठीक है बेटा, तो ये ज़रूरतमंद फोर्स है। तो लिमिटिंग फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग जो फोर्स है किसी बॉडी का, जैसे हम कोई बॉडी रखे हुए है, सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे लिमिटिंग फोर्स। अच्छा, लिमिटिंग फोर्स अगर है बेटा तो लिमिटिंग एक्सीलरेशन भी होगा। एक्सीलरेशन अगर कोई बोले एक्सीलरेशन लिमिटिंग, तो जो लिमिटिंग फोर्स है ठीक है, तो उसी में अगर मास से डिवाइड कर दोगे तो एक्सीलरेशन निकल आएगा। तो लिमिटिंग फोर्स या लिमिटिंग एक्सीलरेशन जो है कितना इसका हो सकता है। ठीक है, तो फोर्स जहाँ जहाँ भी हम निकालना हो अगर उसमें मास से डिवाइड कर दें तो वो एक्सीलरेशन हो जाएगा। तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि लिमिटिंग फोर्स, ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए, ये लिमिटिंग फोर्स से ज़्यादा या उसके बराबर जब लगाओगे एक्सटर्नल फोर्स तभी उसमें रिलेटिव मोशन होगा, उससे कम में रिलेटिव मोशन नहीं होगा। ठीक है, उससे कम में रिलेटिव मोशन नहीं होगा। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन फोर्स है, एक ग्राफ बन के आता है। इधर मान लो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स, कोई बॉडी रखी हुई है बेटा, एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे और इधर फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो कैसा ग्राफ आएगा सोचो। कोई बॉडी रखी हुई है, पहले क्या है,
पहले मान लो जीरो फोर्स लगाए तो जीरो फ्रिक्शन था, 1 न्यूटन फोर्स लगाए तो 1 न्यूटन ये भी लग गया, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन लगाए 2 न्यूटन ये भी लग गया। मान लो इसका लिमिटिंग FL जो है ये इधर कहीं, मतलब म्यू आर जो भी आया, मान लो 40 उसका आया था तो ये 40 यहाँ पे है, तो क्या होगा, ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है, फिर ऐसे हो जाएगा, मतलब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन आया, ठीक है बेटा। और उसके बाद जो है ये मैक्सिमम, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब ये है, ये मैक्सिमम पॉइंट, इससे ऊंचाई तक गया क्या, नहीं गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन आया। और उसके बाद जो है तो ये 40, मान लो उस वाले जो पिछला उदाहरण था, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इसका म्यू आर कितना है 40, तो 40 तक लगाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा, 40 से जरा भी ज़्यादा हुआ तो ये क्या हो जाएगा, ये मोशन करना शुरू कर देगा, और अब जो फ्रिक्शन लगेगा वो ये हो जाएगा इस तरह का, ये कौन सा हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो मैंने क्या बोला, लिमिटिंग फ्रिक्शन से काइनेटिक फ्रिक्शन कम ही है, अब इसी फ्रिक्शन से वो चलता रहेगा, ठीक है बेटा। उसका अब फ्रिक्शन जो है कांस्टेंट हो जाएगा, और ये जो है जितना भी ये बढ़ाते जाओगे, बढ़ाओ चाहे जो करो, ये फ्रिक्शन जो है बढ़ने वाला नहीं है। तो कोई बॉडी रखी हुई है तो उस पर फोर्स बढ़ाओगे, पहले 0 है तो 0 फ्रिक्शन होगा, 1 किए ये भी 1 लगेगा, 2 किए तो 2 लगेगा, इस तरह से 40 तक जितना उसका लिमिटिंग है, लिमिटिंग फ्रिक्शन तक आपको फोर्स बढ़ाना पड़ेगा। एक बार उतना लग गया या उससे ज़्यादा हुआ तो वो फिर जाना शुरू कर देगा, और एक बार वो मोशन में आ गया तो उसमें काइनेटिक फ्रिक्शन लग जाएगा, जो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन से हमेशा कम होता है, ठीक है। ये ग्राफ इसलिए बताना जरूरी था कि आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाए लिमिटिंग और उस फ्रिक्शन का। अब जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना है, क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, ठीक है बेटा। अब जैसे ऐसे रख दे, पहले तो सिंगल ब्लॉक ये इस पे रखा हुआ है, मान लो ये 10 kg का है, 10 kg का है, 10 kg, ठीक। इसके बीच फ्रिक्शन जो है, इसके बीच फ्रिक्शन क्या है, म्यू एस मान लो 0.4 है, और म्यू के जो है 0.2 है, ठीक। अब इस पे जो है एक फोर्स मान लो हम लगा रहे हैं, फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, तो इस पे इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया है। अब मान लो ये पूछे, क्या पूछे सवाल, मास उसका दिया हुआ है, मान लो F बराबर 10 न्यूटन है, तो उस टाइम पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, एक तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसमें, एट व्हाट F एक्सटर्नल फोर्स ब्लॉक स्टार्ट्स स्लाइडिंग, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स कितना हो कि ये खिसकना चालू कर दे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, मान लो F बराबर 100 न्यूटन लगा दिए, न्यूटन, देन फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक, ए बताना है, एक्सीलरेशन ए बताना है। 3 चीज़ें हैं, एक तो F अगर 10 न्यूटन लगाए तो कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, दूसरा कितना फोर्स लगाएं कि ये स्टार्ट स्लाइडिंग करने लगे, और तीसरा 100 न्यूटन का अगर फोर्स लगा दें तो एक्सीलरेशन क्या होगा ब्लॉक का। अब यहाँ पे आपको देखना है, चलो क्या करोगे बेटा, सवाल लगाओ, वीडियो को पॉज करो और तीनों आंसर खटाखट लगा के दिखा दो, फिर मैं समझ जाऊँगा कि आप समझ गए हैं। मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि मेरा इसमें टाइम तो चल ही रहा है, तो मेरे रुकने से कोई मतलब नहीं है। आपको लगाना है सवाल तो आपको इसको वीडियो को पॉज करना होगा और पॉज करके लगाना शुरू करिए। चलो पहला क्वेश्चन, तो पहले हम इसका क्या निकाल लेंगे बेटा, लिमिटिंग फ्रिक्शन FL, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू आर के बराबर होगा। यहाँ पे म्यू आर मतलब
म्यू एस म्यू के अलग अलग है, म्यू आर म्यू एस वाला, क्योंकि लिमिटिंग वाला कौन सा फ्रिक्शन है? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन या मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जो आएगा, तो आर यहाँ पे अभी देखो इसका एम जी नीचे, आर ऊपर, ठीक है। तो ये इसको दबाएगा सरफेस को एम जी से नीचे, तो ये आर उसको ऊपर की तरफ करेगा, तो आर एम जी के बराबर हुआ। तो यहाँ पे लिख दो म्यू एस कितना दिया है? 0.4 गुणे 10 गुणे 10 कितना हो गया बेटा? कितना आ गया? 10 चौके 40। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, मतलब मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन ये पीछे लग सकता है ब्लॉक पे? 40 न्यूटन, ठीक है। 40 न्यूटन मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है। उससे ज़्यादा अगर लगा दिए तो ये रुक नहीं पाएगा, फिर ये भागना शुरू कर देगा। अब तो एक आंसर तो ये हो गया कि अच्छा अभी आंसर नहीं हुआ, इसने 10 न्यूटन लगाया है, तो 10 न्यूटन जो है इस लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है कि ज़्यादा? कम है। तो 10 फोर्स लगा के खींचना चाह रहा है, तो उसको ये रोकना चाहता है, तो 40 लगाने की ज़रूरत है कि 10? 10 लगा के खींचना चाह रहा है, तो उसको रोकने के लिए ये 10 लगा देगा, 40 क्यों लगाएगा? तो पहला का आंसर क्या हो गया? 10। फ्रिक्शन कितना हो गया? अगर एक्सटर्नल फोर्स 10 लग रहा है, लिमिटिंग 40 है, तो ये तो फ्रिक्शन फोर्स 10 ही की ज़रूरत है, 10 लगा देगा। तो पहले का आंसर क्या हो गया? 10, ठीक है। अब कितना F लगाएं कि ब्लॉक स्टार्ट स्लाइडिंग? तो यार स्लाइड करने के लिए जो एक्सटर्नल फोर्स है F एक्सटर्नल, ये जो है स्लाइडिंग के बराबर, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो जाए या उससे बड़ा हो। तो कितना मिनिमम कितना फोर्स लगाएं कि वो जब स्लाइड होने लगे? तो हम 40 लगा दें। कितना लगा दें बेटा? 40 लगा दें, तो ये स्लाइड होना शुरू कर देगा। दूसरा आंसर भी हो गया 40 न्यूटन, ठीक। 40 न्यूटन ही तो उसका लिमिटिंग फ्रिक्शन है, तो 40 अगर इधर लगा दोगे तो चलना शुरू कर देगा। अब तीसरा सवाल है कि 100 न्यूटन अगर लगा दिए तो देन फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। अब इतना पता हो गया कि देखो इसका लिमिटिंग कितना है? 40, लगा कितना रहे हो? 100। 40 ही वो रोक सकता है और आप 100 लगा के खींच रहे हो, तो अब इसको चलने से कोई रोक पाएगा? नहीं रुकेगा, अब तो चलना शुरू कर देगा। और ये चलना शुरू कर देगा तो उस समय इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा? म्यू के, क्योंकि अब चलने लगा, मोशन में आ गया, काइनेटिक में आ गया, तो मोशन में आ गया तो उस समय फ्रिक्शन फोर्स म्यू के लगेगा। और म्यू के की वैल्यू क्या होती है? एफ के जो फ्रिक्शन म्यू के इंटू आर, तो आर तो वही है लेकिन म्यू एस की जगह म्यू के लिख दोगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 0.2 गुणे 10 गुणे 10 कितना आया? 20 न्यूटन। अब जब एक बार ये मोशन में आ गया तो उस समय इस पे जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा कितना लग रहा है? 20 न्यूटन, 20 न्यूटन, ठीक है। और इधर कितना लगाए हो? 100 न्यूटन, ओके। फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया इसका। तो सरफेस जो इसको फ्रिक्शन लगा के खींचे रोकना चाहेगा वो कितना लगाएगा? म्यू के वाला एफ के लग गया, तो 20 न्यूटन लगेगा। अब इसका कोई एक्सेलरेशन, इसका मास अगर 10 kg है, इस पर एक्सेलरेशन कोई पूछे तो कुल फोर्स, नेट फोर्स कितना हो गया? एफ बराबर क्या हो गया? इधर 100 है इधर 20 है, तो 100 माइनस 20, यही तो फोर्स हुआ। कितना हो गया बेटा? 80 न्यूटन। 80 न्यूटन इधर जा रहा है, मास पता है, फोर्स पता है, तो एक्सेलरेशन कोई पूछे तो एक्सेलरेशन बराबर F/m, मतलब 80/10 उसका मास है, तो कितना आ गया? 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उसका एक्सेलरेशन, तीसरे का आंसर क्या आ गया? 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहले का आंसर कितना है? जितना न्यूटन फोर्स लगाया, क्योंकि ये लिमिटिंग से कम है तो उतना ही फ्रिक्शन। दूसरे का क्या है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जितना होगा उतना फोर्स लगा दोगे तो वो चलना शुरू कर देगा, तो ये चलना शुरू कर देगा, ठीक है। ये और सवाल समझ में आ गया होगा बच्चों। दूसरा सवाल ऐसे है, ये 20 kg है और इसके ऊपर ये हो गया 10 kg, ठीक है। 10 kg और 20 kg हो गया, तो अब क्या होगा? ये सवाल आप समझ जाओगे बेटा। अच्छा एक बार मैं ये मान लो यहाँ पे म्यू दे दिया, म्यू एस जो है 0.4, म्यू के जो है 0.2 इस सरफेस के बीच में, और यहाँ पे म्यू 0 है, मतलब कैसा है? स्मूथ है। अब मान लो इधर कोई फोर्स लग रहा है बेटा, ऐसे, ठीक है, ऐसे फोर्स लग रहा है, तो कोई पूछे ये सरफेस क्या है? स्मूथ है, स्मूथ है, ठीक। तो
अब इसमें क्वेश्चन ये है कि F बराबर एक तो इसमें ये पूछे F बराबर 10 न्यूटन है, ठीक है। तो ये A है, ये B है, ब्लॉक A ब्लॉक B। तो 10 न्यूटन अगर लगाए, ठीक है, तो A एंड B के बीच क्या फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा A और B के बीच, ठीक है। एक सवाल हो गया। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज F if A starts sliding on B? What is F? Minimum value of F। ये F कितना लगाएं कि ये इन दोनों के ये स्लाइड करने लगे इस पे, ठीक है। ये चीज़ आपको बताना है, ओके बेटा, ये आपको बताना है। अब क्या करोगे, इस तरह के जो सवाल रहेंगे ना, तो आपको क्या देखना पड़ेगा? पहले ऊपर वाला देखना पड़ेगा कि ऊपर का जो देखना पड़ेगा उसका पहले तो ये देखना पड़ेगा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये दोनों स्लाइड करेंगे कि नहीं। अब जैसे देखो ये सरफेस स्मूथ है, तो हमें पता है यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लगने वाला है, फ्रिक्शन का। तो यहाँ पे हम 1 न्यूटन भी अगर फोर्स लगा देंगे तो ये ब्लॉक जाने लगेगा, 1 न्यूटन भी फोर्स लगा देंगे तो ये ब्लॉक जाने लगेगा। ये तो जाएगा 20 kg वाला, लेकिन इसका क्या होगा? ये क्या होगा? इसके ऊपर रखा हुआ है ये। अब मान लो 1 न्यूटन फोर्स लगा कर ऐसे खींच रहे हो, इसके ऊपर रखा हुआ है, तो इन दोनों के बीच भी फ्रिक्शन लगेगा। ये जा रहा है तो ये इसको रोकना चाहेगा, ये उधर जा रहा है तो ये इन दोनों के बीच जो फ्रिक्शन लगेगा, तो ये ये उधर जा रहा है तो इस पर ये इधर पीछे की तरफ लगाएगा, ये ठीक है F, और ये उधर जा रहा है तो इस पर इधर की तरफ लगाएगा। समझ गया बेटा? ये लगाएगा कि नहीं? ये उधर जा रहा है तो उसको ले जाना चाहेगा, और ये रुका है तो इसको रोकना चाहेगा। अब ये देखना है कि अगर ये फ्रिक्शन इन दोनों के बीच जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, इस दोनों के बीच लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा यहाँ पे इस सरफेस, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन मैंने क्या बोला है, FL बराबर क्या होगा, म्यू एस आर, ठीक है। म्यू एस यहाँ पे 0.4, आर क्या होगा, आर यहाँ पे mg के बराबर, इसका आर mg मतलब 10 गुणे 10, आर तो mg के बराबर है ना, सीधा सीधा रखा है। तो क्या हो गया बेटा, ये 40 न्यूटन है। समझ गए? लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है, 40 न्यूटन। तो इन दोनों के बीच लिमिटिंग फ्रिक्शन 40 न्यूटन है, मतलब इधर पे जो मैक्सिमम फोर्स इस पे लग सकता है वो कितना है, 40 न्यूटन। तो ये 40 न्यूटन से ये इसको साथ में ले जाएगा, मतलब ये है कि इन दोनों के बीच अगर कोई फोर्स 40 न्यूटन से कम लगेगा तो ये साथ ही चलेंगे, क्योंकि ये 40 तक तो इतना ये है कि उसको रोक लेगा। 40 से ज़्यादा अगर फोर्स इन दोनों के बीच आ गया तो ये क्या होगा, स्लाइड करने लगेगा, ठीक है। अब देखो, तो पहले ये 10 न्यूटन फोर्स लगाए, ये तो चलने लगेगा, इसको देखो, ये जब चलने लगेगा, यहाँ स्मूथ है तो इसके ऊपर ये रखा हुआ है, तो टोटल ये दोनों साथ ही चलेंगे, दोनों साथ चलेंगे तो क्या होगा बेटा, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, अगर ये इस पे मान लो 10 न्यूटन फोर्स लगाए बेटा, ये मास यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, तो ये और इसके ऊपर ये बैठा है, दोनों साथ चलेंगे, ठीक है। तो टोटल बल यहाँ पे 10 है और एक्सेलरेशन मास जो है 20 प्लस 10 कितना हुआ, 10/30, 1/3 मीटर पर सेकंड। तो एक्सेलरेशन इसका भी और इसका भी जो है 1/3 इस एक्सेलरेशन से चलेगा, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन, अब इसका देखो, अब ये देखना है कि साथ चलेंगे कि नहीं चलेंगे इस 10 न्यूटन पे। तो एक्सेलरेशन अगर इसका एक्सेलरेशन मान लो 1/3 है बेटा,
इस पर फोर्स कितना, इसकी वजह से इस पर फोर्स कितना लगेगा, ये फ्रिक्शन फोर्स ये 40 मैक्सिमम है, लेकिन क्योंकि इसके साथ चल रहा है, साथ चलने के लिए इस पर फोर्स कितना फोर्स लगेगा, मास गुणे इसका मास जो है 10 गुणे 1/3, तो 3 से डिवाइड करोगे 3 × 3.3 इतना न्यूटन। तो जब इतने न्यूटन की ही ज़रूरत है इस एक्सेलेरेशन से चलने के लिए, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, FA पर कोई पूछे तो FA पर कितना लगेगा, वही 3.33, और FB पर भी कितना लगेगा, दोनों के बीच फ्रिक्शन फोर्स FB पर भी कितना लगेगा, 3.33 न्यूटन है, क्योंकि जितने की ज़रूरत है उतना ही लगेगा। इसको साथ चलने के लिए 40 थोड़ी लगेगा, 40 तो लिमिटिंग है। अब ये है कि ये अगर बढ़ाते जाओगे, ये बढ़ाते जाओगे, अब ये फोर्स मान लो और बढ़ा दें, मान लो 90 न्यूटन फोर्स लगा दिए यहाँ पे, 10 के बजाय 90, तो 90 बटे टोटल मास से डिवाइड करें तो एक्सेलेरेशन कितना, 20 + 10 30 आया, तो 3 आया। अब 3 अगर एक्सेलेरेशन हो गया तो इस पर भी 3 एक्सेलेरेशन करोगे, तो 3 एक्सेलेरेशन करो तो कितना हो गया, 10 × 30 MA, F/ma, तब भी कितना आया, हाँ 10 × 3 कितना आ गया, 30 न्यूटन। तब भी ये इससे कम है, इसका जो लिमिटिंग है दोनों के बीच का वो 40 है, तो ये 30 कम ही है, तो ये इधर पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, 30 ही लगेगा, जितनी ज़रूरत है 30 ज़रूरत है। 3 एक्सेलेरेशन से जाने के लिए इनके बीच इस पर फोर्स 30 की ज़रूरत है, तो 30 इस पर लगेगा। वो कौन कैसे लगेगा, दोनों के बीच जो फ्रिक्शन है इसके बीच। अब भी अगर ये F बराबर मान लो कोई बोला कि 90 न्यूटन की है, तब दोनों के बीच फोर्स क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स जो है अभी भी इसके बीच हो जाएगा 30, इस पर भी 30 लगेगा, इस पर इधर लगेगा, इस पर इधर लगेगा, इस तरह से, ठीक है। तो ये सवाल जैसे जैसे F बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे इसके बीच का फ्रिक्शन फोर्स उतना ही लगेगा जितना कि एक्सेलेरेशन से उस पर फोर्स आ रहा है। अब मान लो यहाँ पे हम मान लो कि 90 के बजाय 150 न्यूटन लगा दिए। अब क्या होगा, अगर ये 150 न्यूटन लग गया तब क्या होगा बेटा, तो पूरा एक्सेलेरेशन क्या होगा, ये और ये, क्योंकि ये तो स्मूथ है तो सब मिला के एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, ये बराबर टोटल बल 150 बटे टोटल मास 30, कितना गया 5 मीटर पर सेकंड। अब ऊपर वाले ब्लॉक को भी 5 मीटर से ले जाओगे तो इस पर देखो फोर्स कितना लगेगा, इस पर फोर्स कितना हो जाए, मास ये है एक्सेलेरेशन ये है, तो बल कितना हो गया 10 × एक्सेलेरेशन 5, कितना आ गया 50, क्या हो जाएगा 50। तो ये दोनों साथ साथ चलें तो इस पर जो है 50 न्यूटन का फोर्स लगना चाहिए, एक्सेलेरेशन 5 है 50 न्यूटन का, और ये चलता किसकी वजह से, इस पर डायरेक्ट कोई फोर्स तो लग नहीं रहा है, एक फ्रिक्शन फोर्स ही है जो इसको चलाता है, ये जो फ्रिक्शन उस पर लगा रहा है। और फ्रिक्शन कितना, लिमिटिंग कितना है 40, ये 40 है, और इसको 5 के एक्सेलेरेशन से जाने के लिए कितना चाहिए 50, तो 40 से ज़्यादा, तो फ्रिक्शन से कभी उसके लिमिट से ज़्यादा फ्रिक्शन अपने लिमिट से ज़्यादा फोर्स नहीं लगा सकता। तो ये क्या होगा कि इस पर 50 न्यूटन का फोर्स नहीं लग पाएगा, 40 तक ही लग पाएगा, ठीक है बेटा। तो 40, तो ये क्या होगा कि ये तो चलना शुरू कर देगा, ये तो भागेगा, तो ये भागेगा उसी 5 एक्सेलेरेशन से, लेकिन ये उस एक्सेलेरेशन से नहीं जा पाएगा क्योंकि इस पर 40 ही लग पाता है। और दोनों के बीच जब एक बार मोशन चालू हो गया तो इस पर जो 40 था वो तो स्टैटिक था, एक बार मोशन चालू हो गया तो अब जो फोर्स लगेगा कितना लगेगा, अब जो फोर्स लगेगा कितना लगेगा Fk लगेगा, तो μ/r, म्यू का कितना है 0.2 × 10 × 10 कितना आ गया बेटा 20। तो ये जब चलना शुरू कर दिया ना, ये उतना तो लगा नहीं पाया, तो ये मोशन दोनों के बीच, अब यहाँ पे 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब 20 न्यूटन का फोर्स ही खाली लगेगा, तो इस टाइम पे अगर इतना फोर्स लगा दिए तब दोनों सरफेस के बीच में फोर्स फ्रिक्शन होगा, वो क्या हो जाएगा Fk हो जाएगा। ए पर भी उधर लगेगा 20 न्यूटन और इस पर लगेगा इधर की तरफ कितना 20 न्यूटन, ठीक है इतना। तो ये अब इन दोनों का एक्सेलेरेशन अलग अलग हो जाएगा। इसका एक्सेलेरेशन कोई पूछे, अब 20 न्यूटन ही मैक्सिमम काइनेटिक में आ गया 20 न्यूटन, तो 20 बटे तो F बराबर ma होता है, ma, ठीक है। तो 20 न्यूटन F के लग रहा है, F के भी लग रहा है, तो a बराबर क्या हो जाएगा 20 बटे मास 10, तो 2 मीटर, ठीक है। और इसका एक्सेलेरेशन क्या होगा, अब 150 जब लगाए थे, इसका एक्सेलेरेशन क्या होगा बेटा, इसका एक्सेलेरेशन जो हो जाएगा, इस पे 2 फोर्स लग रहे हैं, एक ये 150 उधर और माइनस इधर कितना 20 इधर भी, इस पर भी तो लगाएगा, ये इसको रोकना चाहेगा, तो 20 ये बटे उसका मास, तो इसका एक्सेलेरेशन आ जाएगा। मास इसका 20 है,
तो 150 में से 20 गया, कितना हो गया 130, 130/20, तो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 6.5 मीटर पर सेकेंड। यानी 150 न्यूटन का फोर्स लगा दोगे तो दोनों के बीच स्लाइडिंग शुरू हो जाएगी, और स्लाइडिंग शुरू होने का मतलब यह है कि अलग अलग एक्सेलरेशन से जाएगा, ये तेज़ी से जाएगा, ये स्लो जाएगा। दूसरा सवाल, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा, अगर दोनों के बीच, अब इसका पहले एक्सेलरेशन निकालोगे, इस पर जैसे कितना फोर्स लगा उसके हिसाब से एक्सेलरेशन निकाल लिए, एक्सेलरेशन निकाल लिए तो वही एक्सेलरेशन वहाँ भी फिट करोगे, उस एक्सेलरेशन और मास से मल्टीप्लाई करोगे। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है तो फोर्स उतना ही होगा जितना कि वो आया था, लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होगा तो दोनों के बीच स्लाइडिंग शुरू हो जाएगा, और स्लाइडिंग शुरू होगी तो दोनों के बीच अब जो फ्रिक्शन आएगा वो क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन अगर नहीं दिया है म्यू के तो वही फ्रिक्शन म्यू एस के हिसाब से निकालोगे, ठीक है। तो ये सवाल है। अभी ये मैंने ये फोर्स बता के बताया, 10 न्यूटन लगाया, 90 न्यूटन लगाया, 150 न्यूटन लगाया, तो दोनों के बीच क्या हो। दूसरा सवाल, व्हाट इफ एफ, फोर्स कितना होगा इफ ए स्टार्ट स्लाइडिंग ऑन बी, ए स्टार्ट स्लाइडिंग ऑन बी, तो अभी मैंने बताया, ठीक है। ए को बी पे स्लाइड करने के लिए एफ कितना होना चाहिए, ठीक है बेटा। अब देखो, ये ए है, ये बी है, ए बी पर स्लाइड करे तो इस पे फोर्स कितना होना चाहिए, ठीक। स्लाइड करने का मतलब क्या हुआ, इस पे जो फोर्स लगेगा, इस पे जो फोर्स लगेगा एफ, वो जो है इसके लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर या ज़्यादा हो जाए, इसके बीच जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है उसके बराबर या ज़्यादा हो जाए। अच्छा, फोर्स इस पे लगा के खींच रहे हो, इस पे कोई डायरेक्ट फोर्स तो लगा नहीं रहे हो, किंतु इस पे जो फोर्स आगे की तरफ आगे जा रहा है तो इसको भी ले जाना चाहेगा, आगे जो ले जाएगा वो कौन सा फोर्स लगा के ले जा सकता है, फ्रिक्शन फोर्स। इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स, इस पे जो फोर्स लगेगा वो उसके फ्रिक्शन फोर्स के ही दो बराबर होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा तो लगा ही नहीं सकता। लिमिटिंग फोर्स जितना है दोनों के बीच का वही उतना वो लगा सकता है, ठीक है बेटा। तो लिमिटिंग फोर्स उतना लगा सकता है, और लिमिटिंग फोर्स इसका कितना है, म्यू आर, म्यू कितना है 0.4 × 10 कितना आया था 40, तो 40 ही तो मैक्सिमम फोर्स इस पे लग सकता है, ठीक है। क्योंकि 40 से ज़्यादा या तो लगाओगे या उतना लगाओगे तब ये स्लाइड करने लगेगा, तो 40 अगर लगा दिए तो स्लाइड करने लगेगा, ठीक है। तो 40 अगर लगा दोगे तो स्लाइड करने लगेगा, तो ये वही पूछ रहा है कि उस टाइम पे ये कितना होगा, मतलब ये कितना हो कि ये जो है स्लाइड करने लगे। तो ये स्लाइड करने के लिए इस पर जो फोर्स आना चाहिए वो उस लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा या उसके बराबर, तो ये कितना लिमिटिंग फ्रिक्शन है 40, तो यही लिमिटिंग फ्रिक्शन इस पर भी लगेगा। तो इस पर एक फोर्स, ये इसके बीच सरफेस फ्रिक्शन फोर्स अगर ये 40 लग रहा है तो ये भी इस पर इधर लगाएगा 40। तो बी बॉडी, बी का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए बड़े वाले का, तो इधर 40, इधर हमें नहीं पता एफ। अच्छा, इस पे 40 अगर लगेगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ए बराबर होगा 40 F/m इसका मास, ठीक है। तो 40/10 कितना आ गया, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4 मीटर आया। तो 4 मीटर का एक्सेलरेशन है बेटा इसका, ठीक है। तो इस पे क्या है, अभी इस पे फोर्स, तो ये है कि दोनों जस्ट स्लाइड करने वाले हैं, मतलब ये 4, तो इस पर भी 4 का एक्सेलरेशन, इस पर भी 4 का एक्सेलरेशन, क्योंकि वो बराबर है, ये फोर्स उसके बराबर लगाए हो, तो दोनों के बीच जैसे फोर्स अगर नेट जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है 40 लिमिटिंग है, 40 अगर लग गया तो वो मतलब एक साथ साथ जाएंगे, बट जरा सा भी उससे बड़ा हुआ तो स्लाइड, तो उसको एक मतलब दोनों कंडीशन होगा, दोनों किस फोर्स पे एक साथ साथ जा सकते हैं मैक्सिमम फोर्स, और या किस फोर्स पे एक दूसरे पर स्लाइड करने लगेंगे। तो एक्सेलरेशन जो है इसका 40 है, तो इसका 4 है, तो इसका भी एक्सेलरेशन 4 रखोगे तो क्या हो जाएगा इसका F - 40 = ma, ठीक है बेटा। तो m कितना है इसका 20, एक्सेलरेशन कितना है 4 आया, कितना हो गया 80, F - 40 = 80, तो F बराबर क्या करोगे 80 + 40 बराबर कितना आ गया 120, ठीक है। तो 120 न्यूटन का अगर फोर्स ये लगा दोगे ये, तो क्या होगा, ये स्लाइड करने लगेंगे, ये स्लाइड करने लगेगा, समझ गए क्यों,
क्योंकि 120 का जब फोर्स लगाओगे तो यहाँ से भी चेक कर लो, मान लो इस पर 120 का फोर्स लगाए तो एक्सेलेरेशन, ये तो स्मूथ है तो ये सब एक साथ जाएंगे, तो सबका कंबाइंड एक्सेलेरेशन जो एक्सेलेरेशन आएगा क्या होगा 120 बटे 20 10 30 मास 4 आया। अब 4 का एक्सेलेरेशन इसको चाहिए तो उस पर फोर्स कितना लगेगा 4 गुणे 10 40, तो इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन 40 है, मैक्सिमम 40 है, तो 40 के बराबर हो गया तो ये स्लाइड करना शुरू हो जाएगा। अब इसी में ये पूछ दिया कि इतना फोर्स लगाए तो ये स्लाइड करने लगा। अब स्लाइड स्टार्ट हो गया, देन फ्रिक्शन कितना होगा, फ्रिक्शन बिटवीन एफ ए एंड एफ बी कितना होगा। अब क्या होगा कि एक बार स्लाइड करने लगा तो अब जो फोर्स लगेगा कौन सा लगेगा, एफ के वाला लगेगा, इधर भी इधर भी। इस पे फ्रिक्शन तो सेम ही होते हैं, खाली अपोजिट होगा, तो इस पे कितना एफ के हो जाएगा, एफ के कितना हो जाएगा बेटा 0.2, ठीक है, गुणे 10 कितना 20 न्यूटन, एफ के लगने लगेगा 20 न्यूटन, ठीक है। तो फ्रिक्शन ऑफ फोर्स हो जाएगा 20 न्यूटन। मतलब 120 लगाए तो ये स्लाइड करना शुरू कर देगा एक्सेलेरेशन। अब कोई एक्सेलेरेशन जब पूछेगा तो एक्सेलेरेशन अभी क्या है कि इस पे जो है ये तो स्टार्ट किया, लेकिन अब चलने लगेगा तो अब उसका एक्सेलेरेशन दोनों का अलग अलग हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा, क्योंकि अब 20 न्यूटन लग रहा है तो 20 बटे 10 बराबर 2 मीटर पर सेकंड इसका। और इसका बी वाले का पूछोगे तो इसका क्या हो जाएगा एक्सेलेरेशन बेटा, इसका इस पे 20 लग रहा है पीछे, आगे लग रहा है 120, ठीक। तो 120 माइनस 20 बटे 20, ठीक। 120 माइनस 20 कितना हो गया 100, 20 पंजे 100, 5 मीटर पर सेकंड इसका। तो स्लाइडिंग एक बार जब चलना शुरू हुआ तो लिमिटिंग को जैसे ही क्रॉस किया तो चलना शुरू हुआ तो अलग अलग एक्सेलेरेशन, लेकिन चलने के लिए कितना फोर्स चाहिए, वो स्लाइडिंग के लिए कितना फोर्स चाहिए वो हम उससे निकाल लेंगे। सवाल थोड़ा कठिन है लेकिन इससे अच्छे तरीके से नहीं समझाया जा सकता इसको, ठीक है बेटा। इस पे और भी आते हैं, एक के ऊपर 2, 2 के ऊपर 3 ब्लॉक रख सकते हैं, इस तरह का भी आता है। मैं उसको भी आपको ज़रूरत पड़ेगा तो भी बता दूंगा, लेकिन ऐसे सवाल कभी आए नहीं हैं, 2 ब्लॉक से ज़्यादा सवाल नहीं आया है, ठीक है। अब इसी में जैसे फ्रिक्शन का एक ऐसे है, मान लो ये ट्रक है बेटा, इस पे एक मास रखा हुआ है, ठीक है। ट्रक ऐसे जा रहा है, इस पे मान लो 2 kg का मास है ट्रक पे। ट्रक मान लो ए बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है, ओके। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, ये इस पे से खिसके ना, व्हाट इज म्यू मान लो दे दिया है, म्यू बराबर 0.4, ठीक है। अगर म्यू एस अलग अलग नहीं दिया है, खाली म्यू दिया है, तो इसका मतलब म्यू के की ज़रूरत पड़े तो भी हम उसे वही मानेंगे और म्यू एस की ज़रूरत पड़े तो भी वही मानेंगे। तो अब इस पे ये पूछ ले कि विल ब्लॉक स्लाइड और नॉट, स्लाइड करेगा ये इस पे कि स्लाइड नहीं करेगा, ये ब्लॉक इस पर स्लाइड करेगा कि नहीं करेगा। दूसरा, फॉर स्लाइडिंग अ ब्लॉक व्हाट एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक रिक्वायर्ड। पहला तो यह है कि 2 एक्सेलरेशन से जा रहा है तो ये इस पे स्लाइड करेगा कि नहीं, और स्लाइड करने के लिए ट्रक का एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, 2 चीज़ें। तो स्लाइड करेगा कि नहीं क्या है, पहले हम इसके बीच लिमिटिंग निकाल लेंगे। तो एफ एल कितना हो गया, म्यू आर हो गया, म्यू आर जी की वैल्यू 10 है, हमेशा मैं बोल रहा हूँ। तो क्या हो गया बेटा 0.4 गुणे क्या हो गया 2 गुणे 10 कितना आ गया 8, 1 0 गया 8 न्यूटन। लिमिटिंग फ्रिक्शन दोनों सरफेस के बीच कितना है 8 न्यूटन। अब ये है बेटा कि 2 से जा रहा है तो ये भी ब्लॉक बिना खिसके जाए तो इसका भी एक्सेलरेशन 2 होना चाहिए। अगर इसका एक्सेलरेशन 2 है, मास इतना है, तो फोर्स कितना होना चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स 2 गुणे 2 कितना हो गया 4 न्यूटन। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है 8 न्यूटन।
और इस पर एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है, 4 न्यूटन। लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम अगर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो वो ब्लॉक खिसकेगा नहीं, वो वहीं पे रुका रहेगा। और दोनों के बीच अगर कोई पूछे फ्रिक्शन फोर्स इस टाइम पे कितना होगा, तो इतना लगेगा, कितना लगेगा, इतना ही लगेगा जो ज़रूरतमंद है। एक सवाल ये हो गया। और तीसरा सवाल मतलब ये पूछा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है इन कंडीशन ए, कंडीशन ए, ठीक है बेटा। तो कंडीशन ए में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना हुआ, ये 4 ही न्यूटन लगेगा। तो एक सवाल हो गया, स्लाइड करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा, नॉट स्लाइड। स्लाइड करने के लिए इसका एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए। अब यार यहाँ पे म्यू के म्यूएस दिया नहीं है, तो इसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन 8 न्यूटन है। तो एक्सीलरेशन इसका कितना हो सकता है मैक्सिमम, ब्लॉक का एक्सीलरेशन कितना मैक्सिमम हो सकता है जो अलाउड है बिना खिसके। तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है FL/m, लिमिटिंग फ्रिक्शन या यहाँ पे के तो दिया नहीं म्यू के, तो हम उसी को म्यू के या म्यू एस सेम है, कितना है 8/2। कितना एक्सेलेरेशन है 4 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ट्रक का भी एक्सेलेरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखोगे तो ये खिसकेगा नहीं, 4 से अगर ज़्यादा कर दोगे तो ये खिसकना शुरू कर देगा। तो ट्रक का एक्सेलेरेशन कितना होना चाहिए, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे सवाल आते हैं फ्रिक्शन का बताने का मेरा पर्पज़ यही था बच्चों कि आपके अंदर जो फ्रिक्शन का जो डर है वो पूरी तरह से निकल जाए। और एक बार ये निकल जाएगा तो आपको अब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जो है हम ढेर सारी चीज़ों को भी कलेक्ट कर रहे हैं। एक फ्रिक्शन, मोमेंटम कंजर्वेशन के बारे में थोड़ा सा मैं बता चुका हूँ, थोड़ा बहुत रहेगा उसको बताऊँगा, मास, पुलीज, ठीक है। और अगर क्वेश्चन रहे कोई ऐसे बोल दे, ये देखो ये 2 kg का मास है, एक दीवार से इस पे मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिए इस पे, ठीक है। इसका म्यू जो है 0.5 है दीवार के और इसके बीच। अब यहाँ पे कोई पूछे फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा और किधर होगा डायरेक्शन। तो ये देखो दीवार को ये किससे दबा रहा है, इससे। दीवार को किस फोर्स से दबा रहा है, 10 न्यूटन से। तो दीवार भी इस पर लगाएगा ऐसे 10 न्यूटन। तो ये रिएक्शन हो गया, रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर, फ्रिक्शन की वजह से फोर्स। तो ये नीचे गिरना चाहेगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। और फ्रिक्शन हमेशा मैंने बोला है फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो क्या होता है, म्यू आर कितना हो गया, म्यू यहाँ पे 0.5, आर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे mg नहीं है, ये है 10, ठीक है बेटा। ये आ गया 5 न्यूटन, ठीक है। तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, 5 न्यूटन ऊपर की तरफ। अब कोई पूछे ये रुकेगा कि गिरना शुरू कर देगा। अब देखो ये 2, तो इधर पे g 10 है, तो नीचे न्यूटन कितना फोर्स है, 10 दूनी 20 न्यूटन नीचे लग रहा है, और ऊपर कितना लग सकता है 5 न्यूटन। तो ज़्यादा कौन सा है, नीचे। तो ये नीचे गिरना शुरू कर देगा, नीचे गिरने लगेगा। और कोई पूछे एक्सेलेरेशन क्या होगा, तो एक्सेलेरेशन क्या होगा, 20 जो नीचे का फोर्स है -5 ऊपर का, ठीक है, डिवाइडेड बाय मास उसका 2 kg। कितना आ गया 15/2, 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये गिरने लगेगा, ठीक है। म्यू आर मैं इसीलिए बताया हूँ क्योंकि वो सीधे सरफेस के लिए आर mg के बराबर होता है, लेकिन अगर सरफेस टेढ़ा या किसी सरफेस पे धक्का देना था, इस तरह के और सारे क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बहुत लंबा हो गया, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन सारे क्वेश्चन जो समझाया हूँ अच्छे से समझ के आप इसको सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़े और एग्जाम्पल देंगे, अच्छे एग्जाम्पल देंगे, फिर आगे हम प्रोसीड करेंगे। ओके बच्चों, आपका चैनल का नाम है उत्तम फिजिक्स बाय डॉक्टर उत्तम। आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए और पूरा का पूरा इसका फ़ायदा उठाइए। ओके बच्चों।